ट्रिपल तलाक पाप है तो फिर इसे बर्दाश्त क्यों किया जा रहा है? मुफ्ती मंजूर जी हाथ उठा रहे थे, जो बात फराजी कह रही थी आप उस पर जवाब देना चाहते हैं, आप दे लीजिए, फिर मैं जीनत जी और रागनी के पास आऊँगा। बोलिए। जी रोहित जी, मैं बताना साफ साफ जुमलों में चाहता हूँ ये कहना कि हमारी बहन शाजिया हो या हमारी और भी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, वो ये कुछ कह रही थी कि भाई मर्द औरत बराबरी की बात हमेशा हो रही हैं। तो फिर जब ये बराबरी की आपकी हमारी बात हो ही रही है, तो फिर जब आप हमारे से बराबर है तो फिर बार बार आफ्टर तलाक ये मेंटेनेंस के लिए क्यों परेशान हो रही है? आप मेंटेनेंस लेना है हमें, आप मर्द से ही लेना है हमें मर्द से लेना, जब आप बराबर हैं तो क्यों लेना चाहते हैं? सवाल एक पैदा होता है। दूसरी बात ये होती है कि मर्द ने जब हुकूक आपके देने की बात की है तो फिर आप जबरन किसी के ऊपर तोहमतें लगाते हैं, ये बिल्कुल बेजा बातें होती है। मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, हमारी बहनें बार बार ये कहती हैं कुरान के अंदर में कहीं नहीं लिखा है। अगर हमारी बहन एक भी बहन इस बात को कहीं से साबित कर दे कि कुरान में ऐसा कहीं पर लिखा है कि 3 मरतबा अगर तलाक देंगी तो तलाक नहीं होगी, अगर ये कहीं पर ये साबित कर देंगे तो सारे उलमा मान लेंगे। उलमाओं ने इस चीज़ पर बार बार रिसर्च किया है क्योंकि ये इसके जानकार हैं और इस चीज़ के वो खास तौर पर इस चीज़ की पढ़ाई उन्होंने की है, और जब इस चीज़ के एक्सपर्ट है तो इन्होंने इस चीज़ को कुरान और हदीस के जरिए से समझा है और उसी चीज़ को सामने रखा है। कोर्ट के अंदर में बात चल रही है, हमें और आपको ज़्यादा टिप्पणी करने के बजाय कोर्ट की तमाम चीज़ों का इंतजार करना चाहिए और कोर्ट की बातों पर बहस करने के बजाय इस चीज़ का इंतजार करना चाहिए कि कोर्ट क्या कहती है। मुस्लिम पक्षों के मर्द पक्षों को भी हक है कहने का, हमारी बहनों को भी कहने का हक है। हमारी बहनों ने भी अपनी बातें रखी है और मुस्लिम मर्द भी अपनी बातें वहां पर रख रहे हैं जो कुरान और हदीस की रोशनी में है। बार बार इस बात का आदा किया जाता है कि ये कुरान में नहीं है, लेकिन ये कुरान में कहीं पर लिखा नहीं है। हमारी बहन भी इस चीज़ को अच्छी समझती है कि किसी ने 3 तलाकें दे दी तो तलाक नहीं होगी, ये भी कहीं पर कुरान में नहीं लिखा है। रोहित जी ठीक है, शाजिया आप बोल रही हैं, बोल लीजिए, फिर मैं जीनत जी के पास आ रहा हूँ इन्हीं की बात पर और रोशनी के लिए। बोलिए शाजिया। भाई साहब जी मैं भाई साहब से ये कहना चाहूँगी कि कुरान शरीफ में अगर वो सूरे बकर पढ़ें या सूरे तलाक पढ़ें या सूरे निसा पढ़ें या फिर से पढ़ ले, तर्जुमे के साथ पढ़ें, क्योंकि ना तो अरबी वो जानते हैं ना अरबी मैं जानती हूँ, तो बस तर्जुमे के साथ पढ़ें और सही तर्जुमे के साथ, तो समझ में आएगा कि तलाक हसन और तलाक एहसन कुरान शरीफ का हिस्सा है। यानी कि एक महीने में एक बार तलाक को कहना और फिर दूसरे महीने कहना और फिर तीसरे महीने, और तलाक बिद्दत का मतलब है इनोवेशन, वो कुरान का हिस्सा हो ही नहीं सकती। बिद्दत का मतलब ही इनोवेशन जो कुरान का हिस्सा नहीं है। तो इस तरह के तलाक जो है जो एक बार में कही जाती है वो कुरान का हिस्सा नहीं है, इसीलिए तो उसे तलाक बिद्दत कहा जाता है। और दूसरी बात, उन्होंने बहुत ही एक क्रूर बात कही है जिससे मुझे बहुत एतराज़ है। वो कह रहे थे औरतें मेंटेनेंस की बात क्या करती हैं। शायद ये जानते नहीं किस तरह के माशरे में मुसलमान महिलाएं रह रही हैं। 50% से ज़्यादा मुस्लिम महिलाएं साक्षर भी नहीं हैं और पढ़ी लिखी भी नहीं हैं, और वो बहुत ही गरीब परिवारों से होती हैं। वो शादी के बाद वो अपने पति के घर जाती हैं, शौहर के घर, सिर्फ इस वजह से कि उनकी ज़िंदगी संवर जाएगी। जब इनको छोटी छोटी वजूहात की वजह से निकाल दिया जाता है सड़कों पर, उनके पास खाने को पैसे नहीं होते, बच्चों को पढ़ाने को पैसे नहीं होते, सर के ऊपर एक छत नहीं होती, वो मेंटेनेंस की बात नहीं करेंगी तो वो क्या बात करेंगी? मतलब आप किस ज़माने में रह रहे हैं और किस माशरे में रह रहे हैं? क्या आप उसी हिंदुस्तान और उन्हीं मुसलमान औरतों की बात कर रहे हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं? एक वकील साहब कुछ कह रही हैं। मौलाना साहब आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। पहली बात तो ये है कि जो आप कह रहे हैं कि 3 तलाक का जिक्र कुरान में नहीं है, ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि हम 3 तलाक के खिलाफ नहीं है, लेकिन तलाक की बिदअत जो एक बार में तलाक 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 कह करके औरत को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, हम उसके खिलाफ हैं। और ये जो तलाक एहसन तलाक एहसान का जिक्र हो रहा है, ये कोई टैग नहीं है। इस कुरान शरीफ में जो सूरे बकर और सूरे तलाक में जो जिक्र है वो सिर्फ एक ही तरह का जिक्र है, उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, एक ही तरह का जिक्र है। वही हम चाहते हैं कि ये एक एक्ट बन जाए और उसी से। और ये जो बात कर रहे थे मेंटेनेंस की हालत ये है कि आज मुसलमान औरतों की इतनी खराब स्थिति है और इतनी दुर्दशा हो रही है। बनारस का एग्जाम्पल आप लोगों की नॉलेज में नहीं आया कि वहाँ 5-5, 10-10 किलो इंद्रेश कुमार जो है वो हर महीने फ्री अनाज देते हैं, और वहाँ की मुसलमान औरतें आज इतनी मजबूर हो गई हैं कि बुर्का पहन करके मंदिर में बैठ करके 5-5, 10-10 किलो के लिए ब्लैकमेल हो करके हनुमान चालीसा पढ़ रही हैं, आरती कर रही हैं, और वो इंद्रेश कुमार उनके साथ बैठे हैं। ये चीज आपको नहीं दिखाई दे रही। आपको तब समझ में नहीं आ रहा कि मुसलमान औरत की कितनी स्थिति खराब है। मेंटेनेंस का मसला तो आपको फराजी ये है ना कि दुनिया भर के बड़े से बड़े अमीर से अमीर दंपति का तलाक होता है तो वहाँ उनको वो देना पड़ता है अपनी पत्नी को, पहली चीज। और जब आप इस कुरान शरीफ से बाहर जाएंगे क्या, आपको जो है एक दर्जा अगर ज्यादा बताया गया कुरान शरीफ में तो सिर्फ इसीलिए बताया गया कि जितनी भी फाइनेंशियल लायबिलिटी है वो सारी की सारी मर्द के कंधों पर है, चाहे वो बाप के तौर पे है चाहे वो पति के तौर पे है। इसीलिए तो एक दर्जा बढ़ा हुआ है, कोई स्पेशल नहीं है। मुफ्ती साहब किसी ने शेर लिख भेजा है आपके लिए, हमारे मुझे पता नहीं यहाँ पढ़ना जायज है कि मैं पढ़ के सुना देता हूँ। मैं एक शेर पढ़ के सुना देता हूँ आपके लिए, फिर मैं पहले जीनत जी से कमेंट लूंगा, फिर आपके पास आऊंगा मुफ्ती साहब।
किसी ने लिखा तलाक तो दे रहे हो गुरूर और कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे मेहर के साथ। जीनत जी, मैं आपका कमेंट चाहता हूं, इससे पहले मैं आगे वापस रागिनी के पास जाऊं या मुफ्ती साहब के पास जाऊं। मेरा कमेंट ये है, मेरा जी सुन रहे हैं सब आपको, बोले आप। मेरा आवाज आ रहा है? जी सर? जी सबको आ रही है आपकी आवाज। मेरा आवाज आ रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, मेरा सबसे बड़ा कमेंट मुफ्ती साहब जो अभी फरमाए इस्लामिक लॉ में जो मेंटेनेंस की बात है, तो सबसे पहले मैं कहूंगी कि आप अपनी लड़कियों को घर में बंद करके रखते हैं, उनको कहते हैं कि तुम लिखो पढ़ो ज्यादा मत, उनको कहते हैं घर के बाहर मत जाओ, ये सब एंटी इस्लामिक है। इस्लाम ने कहा है जाओ अपने आप से कमाओ। इस्लाम ने कहा है कि अपना नाम जो है लड़की शादी के बाद बदलती नहीं है, इस्लामिक लॉ का नाम है। लेकिन आपने वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट शुरू किया जहां मर्दों का नाम लेके अटैच कर देती है अपनी वाइफ को दबा के रखते हो, घर के अंदर बंद करते हो और फिर कहते हो कि मेंटेनेंस ना माने। जो कुरान में लिखा है मता, कुरान शरीफ में लिखा है कि मता जो है वो आपको देना है, तो यह कि कुरान शरीफ को आप डिनाई करोगे, ये एक बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ट्रिपल तलाक की मैं कहना चाह रही हूँ कि ये मामला जो है वो आज मैंने जो देखा, ट्रिपल तलाक इज अ नॉन इशू। खुर्शीद साहब ने कहा है, मैं खुर्शीद साहब की बहुत इज्जत करती हूँ, आई थिंक ही इज अ वेरी गुड लॉयर, लेकिन ये ट्रिविलाइज करने का मामला नहीं है। इट इज एन इशू, इट इज एन इशू फॉर मुस्लिम विमेन, इट इज एन इशू कि तुम एक इंस्टेंस में जो अनकुरानिक है, अन इस्लामिक है, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहे, मुफ्ती साहब कहे या कोई भी कहे, ठीक है, ये चीज जो है। और अच्छे मौलाना, आज 4 मौलाना की कोटेशंस आई हुई है जो ये चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट जो उनकी जजमेंट के लिए बिल्कुल हमको ठहरना चाहिए, ये मैं मुफ्ती साहब के साथ में हूँ और मुझको पूरा यकीन है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए ही वो जजमेंट देंगी। और एक पॉइंट में आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि कल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि अगर किस किस्म का डाइवोर्स होना चाहिए मुसलमानों में, व्हाट शुड बी द प्रोसीजर। उसके लिए मैंने सोच के रखा है कि क्या प्रोसीजर है, और आपके नेक्स्ट सेगमेंट में जब ये बात होगी तो हम ये बात को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है रागिनी नायक, जहां बात छूटी थी, राजनीतिक पार्टियां हैंड इन ग्लव हैं, एजेंडे अपने अपने सबके हैं, वो चाहे आपका हो चाहे बीजेपी का, वो भी ऐसे ही नहीं उसको लेके अदालत में जा रहे, बार बार कह रहे ताल ठोक के कि नहीं हम तो मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिला के रहेंगे। उनकी भी एक सोच है, आपकी भी एक सोच है। रोहित जी, कांग्रेस पार्टी का कोई हिडन एजेंडा नहीं है। मैं ये बार बार जितनी बार आप पूछेंगे मैं यही दोहराऊंगी। देखिए, धर्म की व्याख्या के नाम पर धर्म के ठेकेदार ही तमाम किस्म की रूढ़ियां, तमाम किस्म की कुरीतियों की पैठ जमा देते हैं समाज में और उसी समुदाय में जिसके धर्म के वो ठेकेदार बनते हैं। तो उसकी आवाज, उसके खिलाफ आवाज उठाना न सिर्फ राजनीतिक पार्टियों का धर्म है, बल्कि मैं समझती हूँ कि उस समुदाय में भी, जैसा कि मुस्लिम औरतों की आवाज आज आपको सुनाई दे रही है, वो भी होना बहुत लाजमी है। और ये बहुत अच्छा मौका है इस तरीके की कुरीति को खत्म करने का। पर आप देखिए, आप ही के पैनल में फराह जी ने ये बात कही कि ट्रिपल तलाक जो है वो पूरी तरीके से आप उसे खारिज नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह से उसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो तो बिल्कुल, मतलब आप कोई धर्म को का जानकार जो ना हो, जो कानून का जानकार ना हो, वो केवल इंसानियत के तर्ज पर भी अगर ये सुने कि एक औरत को उसके घर से ठोकर मार के निकाल दिया जाता है, शादी से बाहर, शादी की व्यवस्था से बाहर उसे फेंक दिया जाता है सिर्फ फोन पर 3 बार तलाक कह के या SMS पे या व्हाट्सएप पे, तो उसका दिल भी दहल जाएगा। तो मैं समझती हूँ इसमें कोई बहुत बड़ा खुलासा नहीं होने वाला है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन हाँ, कुछ जो नुआंसेस हैं, जैसा कि अभी जीनत जी ने भी कहा कि अगर ये तरीका नहीं तो क्या तरीका होना चाहिए, किस किस्म से उन्माद ना फैले और महिलाओं को भी इंसाफ मिले, ये भी मैं समझती हूँ कि कोर्ट देख रहा होगा। और इसीलिए जो बात मैंने शुरुआत में कही थी वो बहुत जरूरी हो जाती है कि लोकतंत्र की रीति है कि संवाद और समन्वय से बड़े बदलाव आए।
ना कि हर बार टकराव की परिस्थिति पैदा करके, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का हिडन एजेंडा रहता है। इसीलिए जब हिंदू कोड बिल में राव कमेटी बनाई गई कि वो जाके अलग अलग जगहों पर लोगों से मशवरा करें, तो उन पर संघ के लोगों ने पथराव किया था। और आज भी अगर आप ये बात कहेंगे कि क्यों ना हम एक आंतरिक समन्वय बनाए, क्यों ना ये महिला बनाम पुरुष लड़ाई ना नजर आए और ऐसा लगे कि सच में पुरुष भी जुड़े हुए हैं इस लड़ाई में, और ये लड़ाई उन ठेकेदारों के खिलाफ है जो महिलाओं को हमेशा शोषित करके रखना चाहते हैं। तो उसका जवाब शाजिया जी के पास नहीं होगा। मैं अगर बिल्किस बानो की बात कहूंगी उनको भी पढ़ाया जाता है कि राजीव गांधी ने काम किया था, तब जाके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम पलट पाए थे। और हम ये देखें और कि किस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इज्जत बचाने में राजीव गांधी ने क्या रोल प्ले किया था, वो उन काजियों को पढ़ाया जाता है। तो उनको ये बताया जाता है कि आपको ऐसी स्थिति में किसकी तरफ देखना है और कौन पार्टी अपना वकील मैदान में उतारेगी आपकी मदद के लिए। आप उसको नकार नहीं सकती, लेकिन एक महिला होने के नाते आपने महिलाओं का स्टैंड लिया है, मैं उसके लिए आपकी तारीफ करता हूं रागिनी। हो सकता है आपकी पार्टी लाइन से अलग लाइन हो जो आप ले रही हो, लेकिन मैं इसके लिए आपकी तारीफ करता हूं आज जो आपने आज ये ताल ठोक के कहा है ना कि इस तरह की चीजें कंप्लीटली गलत है। आपकी पार्टी का कोई प्रवक्ता अब तक नहीं कह पाया ऐसे खुल के। शाजिया जल्दी अपनी बात रखें, उसके बाद मैं मुफ्ती साहब से लास्ट कमेंट लूंगा। शाजिया जी, अल्लामा इकबाल का जो शेर है कि क्या हुआ जो तेरे माथे पर हैं सजदों के निशान, कोई ऐसा सजदा भी कर जो ज़मीं पे निशान छोड़ जाए। तो मेरी एक अपील होगी सब पार्टी के लोगों से, सारे उलेमा इकराम से और सबसे कि वक्त आ गया है कैसा सजदा करने का जो वाकई पे ज़मीन पर, भारत की ज़मीन पर निशान छोड़ जाए। ऐसी चीज़ कर दे जिससे हमारी मुसलमान बहनों को राहत मिले, बराबरी का हक मिले, इज़्ज़त मिले, सम्मान की ज़िंदगी वो जिए और कम से कम उनको एक तरह का अयाशी का सामान ना समझा जाए, प्यार और मोहब्बत से उनको रखा जाए और जिस हक की वो हकदार हैं भारतीय नागरिक होने के नाते, जो संविधान उन्हें देता है वो हक उन्हें ज़रूर मिले। मुफ्ती साहब लास्ट कमेंट संक्षेप में। देखिए रोहित जी, मैं बिल्कुल इन तमाम बातों से मैं मुत्तफिक हो जाऊंगा, यकीन इस तौर के साथ में कि हमारी बहनें सिर्फ हिंदुस्तान की बहनें नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया की तमाम बहनों को इज़्ज़त का वक़ाम इस्लाम ने जो दिया है और वो इज़्ज़त का मकाम मिलना चाहिए, लेकिन इस्लामी मसाइल के साथ छेड़छाड़ भी नहीं होनी चाहिए। हमारी बहनों के साथ गलत हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, इस बात को मैं भी यकीन एतराफ़ करता हूँ, हम भी एतराफ़ करते हैं और सारे लोग इस चीज़ का एतराफ़ कर रहे हैं कि इसका गलत यूज़ हो रहा है। लेकिन गलत जो लोग यूज़ करते हैं उसके ऊपर पाबंदी आयद होनी चाहिए, उसके ऊपर कोर्ट में उसे जाना चाहिए या जेल में बंद करना चाहिए या उसके ऊपर कुछ जुर्माने आयद किए जाने चाहिए, ना कि इस्लामी मसाइल को खत्म किया जाना चाहिए। शरई उसूल ज़ाब्ते जो हैं वो कुरान और हदीस से बन करके हम तक आए हैं, इसके साथ छेड़छाड़ करने के बजाय ऐसा गलत करने वाला जो शख्स बनता है, जो मर्द इस तरीके से गलत तलाक देता है, ऐसे लोगों को जेल की कोठरी में बंद करना चाहिए। अदालत ने यही कहा कि अगर ये इस्लाम का अभिन्न हिस्सा होगा तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे, लेकिन अगर ये धर्म का हिस्सा नहीं है, आपने इसको परंपरा बाद में अडॉप्ट किया है, तो फिर उसको छेड़ने से हटेंगे भी नहीं। देखने की बात होगी कि आज अदालत ने जो बड़ी बात कही है, अलग अलग सेक्स के इस्लामिक स्कॉलर्स की राय लेते हैं और फिर इसके बाद तय करते हैं इस पर क्या करना है, तो ये चीज़ें किस दिशा में जाती हैं। माफ़ी चाहूँगा रागिनी, मैं आपसे और कमेंट ले नहीं पाऊंगा, आप हाथ उठा रही हैं, समय हो चुका है। धन्यवाद। जीनत शौकत जी, मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ कि अगले कई दिन तक सुनवाई चल रही है, अगले कई दिन तक ये डिबेट भी चल रही है। आपका जो सजेशन है इस मामले में वो इस मंच से देश के सामने आएगा, इस प्रॉमिस के साथ। फिलहाल के लिए इजाजत चाह रहा हूं, माफी मांगते हुए। धन्यवाद आप सबका ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए।